नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आपका स्वागत है। हम लोग ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का सेगमेंट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो प्राचीन भारतीय इतिहास का है उसके कुछ वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का शुरू कर रहे हैं और साथ ही कुछ समय बाद आधुनिक भारतीय इतिहास का भी हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे ताकि सभी सेगमेंट का थोड़ा 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 होता रहे। और पिछले वीडियो आप देख लेना प्राचीन भारतीय इतिहास के, क्योंकि ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करिए और हमें फीडबैक भी देते रहिए ताकि पता चले कि क्या कमी है और क्या हमें सुधार करना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग शुरुआत करते हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण मध्यकाल में। तो कहाँ से है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 632 ईसा में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित भारत कबीले के नाम पर इसी देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत का जो नाम पड़ा है वो कहा जाता है कि ऋग्वेद में के अनुसार ये कहा जाता है कि भरत कबीले के नाम पर इसका पड़ा, जबकि परंपरानुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। मतलब ये बता रहा है कि भारत का जो नाम है वो विभिन्न नाम है कैसे आए। तो ईरानियों ने जो दिया था वो हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था और यूनानियों ने इसे क्या कहा था? इंडिया। तो इंडिया किसने कहा था? यूनानियों। इंडस नदी बोलते थे ना, तो इंडस से इंडिया आ गया। और भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। जो हिंदू शब्द आया था वो सब सर्वप्रथम किसने दिया था? अरबों द्वारा। ठीक है। भारत पर पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण था जो 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले हुए थे, पहले नहीं हुए थे, इससे पहले हुआ था एक 636 ईसा पूर्व में जो खलीफा उमर थे उनके समय में हुआ था, थाना क्षेत्र में, जो हर्षवर्धन का काल था उस टाइम। और सेकंड हुआ था ये इसके बाद 647 ईसा पूर्व में उस्मान, जो खलीफा उस्मान थे उनके शासनकाल में भी हुआ था, लेकिन वो असफल थे। और ये जो था इनका मोहम्मद बिन कासिम का नेतृत्व वाला था, ये सफल था। और मोहम्मद बिन कासिम से जस्ट पूर्व में क्या हुआ था? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। तो इराक के जो हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अच्छा, और भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध विजय भी प्राप्त कर ली। तो रीज़न इसके पीछे क्या था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण करने के पीछे एक रीज़न ये था कि यहाँ पे देवल बंदरगाह था। तो वहाँ का एक शासक था, सिंध का शासक जो था उस टाइम दाहिर था। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस समय सिंध का शासक दाहिर था। और ये फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी की उल्लेख मिलता है। और चचनामा के अलावा भी जो मोहम्मद मासूम की एक बुक है, तारीख़ सिंध या मासूम सिंध, उसमें भी इसका उल्लेख है। और कहते हैं कि जो दाहिर था जो उस समय सिंध का, तो क्या हुआ था कि श्रीलंका से कुछ अरबी जहाज़ आ रहे थे। तो देवल बंदरगाह जो इसके सिंध के पास था, तो वहाँ पे इसको लूट लिया गया, इन जहाज़ों को, अरबी जहाज़ों को। तो जो अल हज्जाज था उसने जो दाहिर था उससे बोला था कि इसको, जो लुटेरे थे उनको पकड़ के और हमें सौंप दो। लेकिन दाहिर ने इसका ये बोल दिया कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आते। तो उस कारण ये क्रुद्ध हो गया और उसने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इन्हें आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है। तो ये इसका जो था ना, ये तत्कालीन कारण बना था। वैसे तो पहले भी हो रहा था। और जो 712 में हुआ था दाहिर, जिसमें मारा गया, उसको राबौर का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले राबौर, फिर उसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम का जो वो माना जाता है क्या,
क्या क्या हो जाएगा विजय का। तो सबसे पहले इन्होंने रावौर पे किया था, फिर उसके बाद रावौर का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद ब्राह्मणबाद जो बहमनाबाद था वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पे दाहिर का जो पुत्र था उस जयसिंह, उससे लड़ाई हुई। उसके बाद ब्राह्मणबाद जो था उस पे विजय के पश्चात फिर अरोरा का युद्ध हुआ। उसमें उसमें सिंधी की राजधानी थी अरोरा। तो वहाँ पे भी इसका विजय अभियान पूरा हो गया अरोरा तक। मतलब रावौर से इसने कहाँ तक किया, अरोरा तक, ठीक है। और इसके बाद मुल्तान पर भी इसका विजय थी। और मुल्तान जो था इसका लास्ट क्षेत्र था जिसको इसने अपने अंतिम अभियान में शामिल किया। और इसको वहाँ से इतना ज़्यादा स्वर्ण मिला था ना मुल्तान से कि इसने उसका नाम स्वर्णनगर रख दिया था। तो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे गजनी वंश का जो संस्थापक था। अच्छा, एक और चीज़ मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कही जाती है कि मोहम्मद बिन कासिम ऐसा पहला शासक था जिसने जजिया कर लगाया था। जो सिंधी के क्षेत्र में रहने वाले हिंदू थे, बौद्ध थे, उन पर जजिया कर लगाया था। और जो जजिया कर का जो था इतिहास पूरा सीक्वेंस वाला आता है। तो लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने स्टार्ट किया था। और जब मुग़ल काल का जो लास्ट था, मोहम्मद शाह रंगीला, लास्ट के पहले ही समझ लो, मोहम्मद शाह रंगीला जो कहते थे इसे, उसके टाइम ही अंत हो गया था इसका, जजिया कर का। तो इसका भी कभी कभी पूछा जाता है कि किसने लगाया। जैसे फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है कि इसने ब्राह्मणों पर भी लगाया था, ये पहला ऐसा शासक था, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। इसके बाद क्या है, गजनी वंश का संस्थापक आगे आएगा अभी, इसका पूरा जजिया कर का भी आएगा मुगल काल में इसमें। तो आगे क्या है, गजनी वंश का संस्थापक जो था वो क्या था, अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी कहते हैं। गजनी वंश को क्या बोलते हैं, यामनी वंश भी कहते हैं, ठीक है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। 998 ईस्वी में महमूद गजनी शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। किसने, इलियट ने बोला है, इलियट के अनुसार ही है ये कि इन्होंने कि महमूद गजनी ने कितने बार किया, ये किया है 17 बार। और भीमदेव प्रथम जो थे कि शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में सोमनाथ को लूटा गया। तो ये भीमदेव प्रथम थे और 1026 ईस्वी थी उस टाइम, ठीक है। अच्छा, जो तुर्कों का ये माना जाता है कि जो पहली बार तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ था ना, वो ये अल्पतगीन का जो पुत्र था, उत्तराधिकारी था, जो सुबुक्तगीन, उसके समय हुआ था, ठीक है। और ये जो आक्रमण हुआ था, जो पहला आक्रमण तुर्कों का हुआ था, ये जो जयपाल था, जयपाल के शासनकाल में हुआ था। और इसने जयपाल को पराजित कर दिया था, लेकिन सुबुक्तगीन लौट गया था। और महमूद गजनवी का बाद में हुआ था। अच्छा, महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण कब 1019 से 20वीं ईसा में हुआ था। उस समय चंदेल शासक वंश का शासक था विद्याधर। ये बहुत शक्तिशाली शासक था विद्याधर, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कब से कब तक, 999 से 1027 ईस्वी तक। परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना ही नहीं था, बल्कि क्या था, मात्र लूटपाट थी। और जो पहला आक्रमण जो माना जाता है ना महमूद गजनवी का, वो 1000 ईस्वी में खैबर दर्रे के सीमांत दुर्गों और नगरों पर किया था इसने। और इसके बाद इसका दूसरा आक्रमण जो था वो शाही वंशीय शासक जो जयपाल थे उनके खिलाफ हुआ था। और फिर 1001 में जो जयपाल का था वो पेशावर का युद्ध कहलाता है, ठीक है। और सोमनाथ का तो हम लोग देख ही चुके हैं कि भीमदेव प्रथम थे और सोलंकी शासक थे। बगदाद के खलीफा। अच्छा, इसके अलावा जो ये था महमूद गजनवी,
तो 17 बार हो चुका था। हाँ, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। बगदाद के खलीफा जो अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को यामिनुद्दौला और अमीनुल्लाह की उपाधियाँ भी प्रदान की थी। और महमूद गजनबी शिक्षित एवं सुसभ्य शासक था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसकी दरबारी जो इतिहासकार था वो उतवी था। कौन था? उतवी था। इसने कौन सी बुक लिखी है? इसने लिखी है किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल-बरूनी, तारीख सुवक्तिकीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लैंडपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। तो पूर्वी पेप्स की उपाधि किसको कहा जाता है? बैहाकी को। ठीक है। तारीख सुवक्तिकीन लिखी थी इसने। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी एवं उनसूरी विद्वान असजदी और फरूखी प्रमुख विद्वान थे इसके। कुछ नाम तो इतने टफ होते हैं कि पढ़ने में भी थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, शाहनामा का जो लेखक था वो फिरदौसी है। यह महमूद गजनबी के दरबार का क्या था? प्रसिद्ध कवि था और इसे पूर्व के होमर की उपाधि, अमर होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता एवं गुलशन इब्राहिमी नामक पुस्तक लिखी थी फरिश्ता ने, और इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। फरिश्ता का तारीख फरिश्ता और पूरा नाम क्या था? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी किताब तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। तो ये ध्यान देने योग्य है कि जो तारीख फरिश्ता है वो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। ठीक है। अच्छा, जो अल-बरूनी थे इनका नाम क्या था? इनका नाम, इन्हें मुनज्जिम भी बोलते थे। ठीक है, अब्बू रेहान। और ये प्रथम मुस्लिम भारतविद थे और ये मतलब बड़े इंटेलिजेंट थे, गणितज्ञ थे, इतिहासकार थे, ज्योतिषाचार्य थे, चिकित्साविद थे, दार्शनिक, ये सब थे। और इन्होंने जो हमारी पुस्तक लिखी है तारीख हिंद या किताबुल हिंद, और जिसे मिन मकाला नाम से भी जाना जाता है, अरबी भाषा में इसे लिखा गया है। और इसके अलावा और कहा जाता है कि इनकी किताब का अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हुआ था, और हिंदी भाषा में भी जो शांताराम थे उन्होंने इसका अनुवाद किया था, इनकी किताब का, किताबुल हिंद का। ठीक है। वो अच्छा, पुराणों का जो अध्ययन किया था ना उसका प्रथम मुसलमान है यह, जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इसकी पुस्तक किताबुल हिंद में तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अच्छा देखिए, आ गया है सभी कुछ। उसमें पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार नहीं था, उसके ज्ञान रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वाराही की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की है, और सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया है। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी जारी किए थे। जो सिक्के जारी किए थे महमूद गजनबी ने, तो उसमें संस्कृत मुद्रा लेख था, और महमूद गजनबी जारी चांदी के जो सिक्के थे उनके दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंतिम लेख अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में था। मतलब एक तरफ अरबी में लिखा रहता था और एक तरफ संस्कृत भाषा में। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अवयक्त मेकम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद। मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने
1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। अब इसके बाद जो गजनबी था ना, उसके बाद मोहम्मद गौरी आ जाता है। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज सेकंड या भीम सेकंड ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मान नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त किया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। तो पहली पराजय किसके वो हो गई, ये भीम प्रथम के, या फिर मूलराज प्रथम भी कहते हैं उन्हें। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम हुआ। ये तो बड़ा फेमस युद्ध हुआ है, अभी मूवी भी बन गई है इसकी। मोहम्मद गौरी और किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई थी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद, भारत में कहते हैं कि इसके बाद हार गए थे पृथ्वीराज चौहान 1192 में। जबकि जो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है उसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को विजयी बताया गया कि लास्ट तक वो ऐसे पराजित नहीं हुए थे, एक योद्धा की तरह लड़े थे। तो क्या था, यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर के वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तथा दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ है। इनकी जो सिक्के हैं उन पर किसकी मिलती है, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी मिलती है। गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। गौरी की विजय के बाद 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजयी भागों का प्रशासन संभाला। ज्यादातर ये लाहौर से शासन करता था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार एवं उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी ना था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। ये वही है जिसने नालंदा को वो किया था, खड्ड में खंडित किया था। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार की विजय की और नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदामपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था। बंगाल के आक्रमण के समय कौन था, लक्ष्मण सेन। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली, वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर जो हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों ने उत्तर पश्चिम की विजय ने, तुर्कों द्वारा जो उत्तर पश्चिम की विजय हुई थी उसको क्या बोला, उत्तरी विजय को शहरी क्रांति और पश्चिमी विजय को क्या बोला है, ग्रामीण क्रांति। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो हो चुका है। अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।